नमस्कार दोस्तों, अपर्णा जीएस क्लासेज में एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भारत का संवैधानिक विकास कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया से संबंधित बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न। दोस्तों, हम आपको पहले एक बात बता दें कि आप लोग क्वेश्चन के लेवल जो है उसके हिसाब से पढ़ाई करिए। जैसे एग्ज़ाम में मान लीजिए 40 लाख लोग बैठेंगे, तो इतना इजी भी क्वेश्चन पूछने वाला नहीं है जितना आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जितना अनुमान लगा रहे हैं कि यह इतना क्वेश्चन आ जाएगा हो जाएगा। तो दोस्तों, लेवल बहुत ही हार्ड होने वाला है क्वेश्चन का। जैसे यूपी पेट का आपने दिया होगा एग्ज़ाम, तो उसमें आपने क्वेश्चन का लेवल देखा होगा किस हाई लेवल का एग्ज़ाम में पूछ रहा है। तो क्वेश्चन उसी हिसाब से आपके सामने लेकर आए हैं इस वीडियो में। आप शुरू से लास्ट तक पूरा वीडियो देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन का लेवल कैसा होता है। देखते हैं प्रश्न नंबर 1। किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने अखिल भारतीय संघ प्रस्तावित किया था? तो ऑप्शन देखते हैं। इंडियन काउंसिल अधिनियम 1892, भारत सरकार अधिनियम 1919 और भारत सरकार अधिनियम 1935। तो इसका राइट आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, भारत सरकार अधिनियम 1935। तो इसमें देखते हैं, भारत सरकार अधिनियम 1935 में कुल 321 धाराएं तथा 10 अनुसूचियां थीं। और इस अधिनियम की बहुत ही इम्पोर्टेंट बात यह है कि केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था भी की गई थी। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। निम्न में से किसी एक ने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा है? तो इसमें से किसने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा है? तो ऑप्शन देखते हैं। केसी व्हीयर ने, सर आइवर जेनिंग्स ने, जी ऑस्टिन ने या डी बसु ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जी ऑस्टिन ने। जी ऑस्टिन ने कहा है कि भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद। ऑस्टिन विशुद्ध विधान के प्रवर्तक थे और ऑस्टिन का मत था कि राजनीतिक सत्ता कुलीन या संपत्तिमान व्यक्तियों के हाथों के लिए पूर्णतया सुरक्षित रहती है। उनका विचार था कि संपत्ति के अभाव में वृद्धि और ज्ञान अकेले राजनीतिक क्षमता नहीं दे सकते हैं। तो जी ऑस्टिन ने ही भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा था। प्रश्न नंबर 3। भारत सरकार अधिनियम 1919 आधारित था मार्ले मिंटो सुधार पर, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार पर या रैमजे मैकडोनाल्ड अवार्ड पर या नेहरू रिपोर्ट पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड पर। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के नाम से भी जानते हैं। और मॉन्टेग्यू भारत सचिव थे और जबकि चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे। तो इन्हीं दोनों के नाम से मिलाकर बना है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। आपको क्लियर हो गया होगा। मॉन्टेग्यू भारत के सचिव थे और जबकि चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे। और इस अधिनियम को 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 4। संविधान सभा का प्रथम सत्र कब हुआ? तो संविधान सभा का प्रथम सत्र 9 दिसंबर 1946, 16 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1948 या 26 नवंबर 1946। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946। तो 9 दिसंबर 1946 संविधान के निर्माण हेतु संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को नई दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई थी। सभा के जो वरिष्ठतम सदस्य थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, उन्हीं को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। गवर्नर जनरल का पद पहली बार किस अधिनियम के अंतर्गत बनाया गया? ऑप्शन 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया अधिनियम 1784 या भारतीय परिषद अधिनियम 1861। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गवर्नर जनरल का पद पहली बार किस अधिनियम के अंतर्गत बनाया गया? तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट।
1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ध्यान रखेंगे एक बात कि बंगाल का जो पहले गवर्नर होता था उसको 1773 के एक्ट के दौरान गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस एक्ट के तहत वारेन हेस्टिंग को बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना दिया गया। प्रश्न नंबर 6, किस अधिनियम के द्वारा कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई? तो इसमें ऑप्शन देखेंगे, किस अधिनियम के द्वारा कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई? रेगुलेटिंग एक्ट 1773, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारत सरकार अधिनियम 1935 या भारतीय संविधान 1950। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत देखेंगे, भारत में सर्वप्रथम रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 द्वारा कलकत्ता यानी कि बंगाल में 1774 में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। प्रश्न नंबर 7, पार्लियामेंटो सुधार 1909 का प्रमुख प्रावधान कौन नहीं है इसमें से? तो ऑप्शन देखते हैं, विधान परिषदों के आकार में वृद्धि, केंद्रीय विधान परिषदों में सरकारी बहुमत, सांप्रदायिक और पृथक निर्वाचन पद्धति, या चौथा देखेंगे, केंद्रीय विधान परिषद में निर्वाचित सदस्यों को स्थान नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो पार्लियामेंटो सुधार अधिनियम 1909 के अंतर्गत केंद्रीय विधान परिषद में निर्वाचित सदस्यों को स्थान प्राप्त था, यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, तो उनको स्थान, निर्वाचित सदस्यों को स्थान प्राप्त था और जिनकी संख्या बढ़ाकर 16 से 60 कर दी गई थी। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन से अधिनियम ने ब्रिटेन में एक ऐसे नियंत्रण बोर्ड की स्थापना का प्रावधान किया जिसके माध्यम से ब्रिटिश सरकार भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के दीवानी, सैनिक और राज्य से संबंधित सभी मामलों पर पूरी तरह नियंत्रण रख सके? तो इसमें ऑप्शन देखेंगे, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1873 का चार्टर अधिनियम या 1858 का भारत सरकार अधिनियम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1784 का पिट्स इंडिया अधिनियम। 1784 का पिट्स इंडिया अधिनियम। तो इस अधिनियम के अंतर्गत बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी कि नियंत्रण बोर्ड नामक एक नए निकाय का गठन किया गया। नियंत्रण बोर्ड को यह शक्ति दी गई थी कि ब्रिटिश नियंत्रित भारत में सभी दीवानी, सैनिक और राजस्व गतिविधियों का अधीक्षण एवं नियंत्रण करे। तो प्रश्न और एक चीज़ और देखेंगे, इसी अधिनियम ने प्रशासनिक सुविधा के लिए कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को पृथक कर दिया था। यह भी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इस अधिनियम से कि किस अधिनियम के अंतर्गत प्रशासनिक सुविधा के लिए राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को पृथक कर दिया गया था। तो वो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट था। प्रश्न नंबर आगे 9 नंबर पर चलते हैं। ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे? तो इसमें ऑप्शन देखते हैं, वुड का डिस्पैच 1854, चार्टर अधिनियम 1813, चार्टर अधिनियम 1853 या भारत परिषद अधिनियम 1892। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा चार्टर अधिनियम 1813। इसका राइट आंसर हो जाएगा चार्टर अधिनियम 1813। तो 1813 के चार्टर एक्ट में गवर्नर जनरल को यह अधिकार दिया गया कि वह 1 लाख रुपए भारतीय साहित्य के पुनरुत्थान और स्थानीय विद्वानों को प्रोत्साहन देने के लिए तथा विज्ञान की उन्नति के लिए खर्च करे। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य की अभिवृद्धि हुई है? तो इसमें ऑप्शन देखते हैं, पहला मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, आगे ऑप्शन देखते हैं भारत सरकार अधिनियम, या दूसरा भारत परिषद अधिनियम, और लास्ट ऑप्शन है
कि चार्टर अधिनियम 1833। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, चार्टर अधिनियम 1833। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में एक नए कानूनी सदस्य की वृद्धि की गई और वह कानूनी सदस्य लॉर्ड मैकाले थे। कौन थे? लॉर्ड मैकाले वह कानूनी सदस्य थे। मैकाले कानूनी सदस्य लॉर्ड मैकाले थे। प्रश्न नंबर 11, कंपनी के व्यापारिक तथा राजनीतिक कार्यों को किस एक्ट द्वारा अलग किया गया? कंपनी के व्यापारिक तथा राजनीतिक कार्यों को किस एक्ट द्वारा अलग किया गया? तो दोस्तों अभी इस क्वेश्चन को हमने पीछे डिस्कस कर लिया है, 1833, 1831 या 1861 या इनमें से कोई नहीं। तो अभी हमने जस्ट 2 क्वेश्चन पहले ही बताया आपको कि व्यापारिक तथा राजनीतिक कार्यों को किस एक्ट द्वारा अलग किया गया था। तो दोस्तों ये जो दिए गए हैं इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि अभी हमने आपको बताया कि 1784 जो इंडिया पैक्ट था, 1784 का पिट्स इंडिया पैक्ट, उसके तहत इसको अलग किया गया था। प्रश्न नंबर 12, 1861 के अधिनियम की प्रमुख विशेषता थी। तो इसमें देखेंगे गवर्नर जनरल को आवश्यकता पड़ने पर अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया। और दूसरा, प्रति नहीं है, प्रांतों को, यहाँ पे ये थोड़ा मिस्टेक है, प्रांतों को हो जाएगा, प्रांतों को स्थानीय विषयों के संबंध में कानून निर्माण का अधिकार दिया गया। और तीसरा, उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई और उपरोक्त सभी सत्य हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ये गवर्नर जनरल को आवश्यकता पड़ने पर अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया। और 1861 के अधिनियम ने वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्रदान किया। तो 1861 के अधिनियम के बारे में प्रमुख विशेषता ध्यान रखेंगे कि गवर्नर जनरल को अध्यादेश के लिए अधिकार दिया। तो इसके अंतर्गत, और चलिए और इसके बाद भी देखते हैं, नहीं तो सेशन काफ़ी लंबा हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारतीय स्वतंत्रताओं का अधिकार पत्र किसे कहा जाता है? निम्नलिखित में से भारतीय स्वतंत्रताओं का अधिकार पत्र किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन देखते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1813, महारानी की घोषणा पत्र 1858। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा महारानी का घोषणा 1858। तो 1858 के भारत शासन अधिनियम को भारतीय स्वतंत्रताओं का अधिकार पत्र कहा जाता है। इसके तहत भारत का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया। और इस अधिनियम में और भी कई प्रकार के प्रावधान किए गए, जैसे अगर गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया, उस समय लॉर्ड कैनिंग ही भारत के पहले वायसराय बने थे। तो अगर पूछा जाए कि किस अधिनियम के अंतर्गत गवर्नर जनरल का पद बदलकर वायसराय कर दिया गया, तो 1858 का भारत शासन अधिनियम जो था उसके अंतर्गत गवर्नर जनरल का पद बदलकर वायसराय कर दिया गया और लॉर्ड कैनिंग को भारत का पहला वायसराय बनाया गया। प्रश्न नंबर आगे, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रतिनिधि संस्थाएं प्रथम बार प्रारंभ हुई? चार्टर अधिनियम 1853, भारत सरकार अधिनियम 1858, भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1892। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत परिषद अधिनियम 1861। भारत परिषद अधिनियम 1861। तो भारत परिषद अधिनियम 1861 से ही संवैधानिक विकास के दौरान संसदीय प्रणाली का सूत्रपात माना जाता है। और जहाँ तक पता होना चाहिए कि इस अधिनियम द्वारा कार्यकारिणी परिषद में विधायी कार्यों के लिए कुल गैर सरकारी सदस्यों के लिए स्थान सुरक्षित किया गया। प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में से किसी एक अधिनियम के अंतर्गत अंग्रेजों ने भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल प्रणाली का आरंभ किया? तो इसमें ऑप्शन देखते हैं, भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919 और भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1865।
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1909। भारत सरकार अधिनियम 1909, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 यानी कि मार्ले मिंटो सुधार द्वारा भारत में सर्वप्रथम सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल प्रणाली प्रारंभ की गई। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, भारत सरकार अधिनियम 1909। प्रश्न नंबर 16, भारत के लिए उच्चायुक्त के पद का सृजन किया गया। तो भारत के लिए उच्चायुक्त का पद 1909 के अधिनियम के अंतर्गत या 1919 के अधिनियम के अंतर्गत, 1935 के अधिनियम के अंतर्गत या 1947 के अधिनियम के अंतर्गत। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1919 के अधिनियम के अंतर्गत। तो 1919 के अधिनियम के अंतर्गत लंदन में भारत के उच्चायुक्त के कार्यालय का सृजन किया गया और अब तक भारत सचिव द्वारा किए जा रहे कुछ कार्यों को उच्चायुक्त को स्थानांतरित कर दिया गया है। और इस अधिनियम के अंतर्गत और भी कुछ प्रावधान दिए गए हैं, जैसे इसने प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था भी प्रारंभ की। दोस्तों 2 क्वेश्चन तैयार होते हैं। अगर पूछा जाए कि प्रांतों में द्वैध शासन, तो आप बोलेंगे 1919 अधिनियम के अंतर्गत। अगर केंद्रों में द्वैध शासन बोला जाए तो आप बोलेंगे 1935 अधिनियम के अंतर्गत। प्रश्न नंबर 17, 1919 के अधिनियम की प्रस्तावना में निम्न बातें थीं। तो 1919 के अधिनियम के प्रस्तावना में ऑप्शन देखते हैं, प्रशासन में भारतीयों का संपर्क बढ़ाया जाए, और दूसरा देखते हैं स्वशासन के संस्थानों का विकास किया जाए, या उपरोक्त दोनों सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों सही है कि जो आपका 1919 का अधिनियम था, इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो प्रशासन में भारतीयों का संपर्क बढ़ाया जाना तथा स्वशासन की संस्थाओं का विकास करना था, अर्थात सीधा सीधा दोनों को मिलाकर उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना था। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सी एक सही है, इसमें कौन सी एक सही है। तो ऑप्शन देखते हैं, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 में समर्थन किया था। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 में मूल अधिकारों का प्रश्रय दिया था। अगस्त प्रस्ताव 1940 में मूल अधिकारों का शामिल किए थे, और क्रिप्स मिशन 1942 में मूल अधिकारों को प्रश्रय दिया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 में समर्थन किया था। तो इसका देखेंगे, सर्वदलीय सम्मेलन द्वारा नियुक्त नेहरू समिति 1928 में जिस भावी संविधान के स्वरूप की संस्तुति की थी उसमें मौलिक अधिकार निहित थे। प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और अस्थायी अवयव नहीं है। तो देश के लिए लिखित संविधान, विधानमंडल के निर्वाचित एवं जवाबदेह प्रतिनिधि, एक संघ की योजना पर विचार। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा देश के लिए लिखित संविधान। देश के लिए लिखित संविधान सही होगा। तो देश के लिए लिखित संविधान देने का विचार सर्वप्रथम क्रिप्स मिशन में किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा भारतीय रियासतों की एक अखिल भारतीय संघ की परिकल्पना की गई, और इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा लोकप्रिय मंत्रिमंडल बनाए गए। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 20, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को किसने दास्तां का एक नया अधिकार पत्र कहा था। तो ऑप्शन हो जाएगा महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल या राजेंद्र प्रसाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करते हैं आज का कंटेंट आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, और इसको देखते हैं इसका विस्तारित। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे दास्तां का नया अधिकार पत्र और अनैच्छिक, अप्रजातांत्रिक और अराष्ट्रवादी संविधान की संज्ञा दी। जिन्ना ने इसे पूर्णतः सड़ा हुआ या मूल रूप से और बिल्कुल अस्वीकृत बतलाया। क्रिप्स मिशन को उत्तर तृतीय चेक की संज्ञा गांधी जी ने दी थी।
तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। और आपको कोई कंटेंट अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट शेयर करना नहीं भूलेंगे, और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, क्योंकि ऐसे ही कंटेंट आपको हमेशा मिलते रहेंगे डेली। और सभी एग्ज़ामों की तैयारी इसमें आपको बहुत ही फ़ायदेमंद होगा ये। तो चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।